गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, रूलिंग द कंट्री साइड। ठीक है। तो द कंपनी बिकम्स द दीवान। और 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। 12 अगस्त 1765 में मुगल एम्परर ने अपॉइंटेड करा था ईस्ट इंडिया कंपनी के एज द दीवान ऑफ बंगाल को। द एक्चुअल इवेंट वॉज प्रोबेबली टू प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव टेंट। जो ये इवेंट था ये कहाँ पर हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में, विद अ फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस एज विटनेस। वहाँ पर बहुत कम इंग्लिश मैन और इंडियंस थे विटनेस, एज अ विटनेस में। ठीक है, बहुत कम थे मतलब। बट इन द पेंटिंग अबाव, ये आपने जो पेंटिंग देखी होगी, ठीक है, तो बट इन द पेंटिंग अबाव this event shown the majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive lives. The grant of Diwani clearly was one such event, a British imagination. ये बहुत अच्छा मतलब ओकेशन था और बहुत मैजेस्टिक ओकेशन था, मतलब बहुत अच्छा ओकेशन था, बहुत यादगार ओकेशन था, बहुत मेमोरेबल डे था, मेमोरेबल इवेंट था क्लाइव की लाइफ का। और द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच एज इवेंट ऑफ ब्रिटिश इमेजिनेशन। ठीक है, मतलब उनके लिए बहुत मेमोरेबल डे था। एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर हिज कंट्रोल। एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ, जो कंपनी थी उसने चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब पैसों का कारोबार कैसे चलना चाहिए, कैसे का नहीं चलना चाहिए, कैसे का टेरिटरी पे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल रखना है, ये सब वो देख रहते हैं। नाउ इट हैड टू थिंक इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। उसके बाद वो ये भी सोच रहे थे कि जो मतलब हम जो लैंड है उसको कैसे क्या ऑर्गेनाइज करना है, कैसे क्या उस पर रिसोर्सेस चलाने हैं, कैसे काम करना है। ठीक है, दिस हैड टू बी डन वे टू यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंट्री। वो ये मतलब उनका सिर्फ मेन मुद्दा ये था कि हमको प्रॉफिट होना चाहिए और हमारे प्रॉफिट के बाद में जो भी एक्सपेंसेस है मतलब ये सारे भी निकल जाए और हमको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए और हमारी रेवेन्यू मतलब कम नहीं हो और हमको लॉस घाटे में नहीं जाना चाहिए और हमारा जो व्यापार है वो बहुत अच्छे से चले। हर प्रोडक्ट हम चीप में यहाँ से ख़रीदें, मतलब बहुत सस्ते में खरीदें और वहाँ जाके अच्छे से सेल करें। बस उनका वो यही चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो बस यही एक रूल था। आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पूरा पढ़ा होगा। मैंने आपको औरंगज़ेब और ईस्ट इंडिया कंपनी सब चीज़ों के बारे में मतलब पढ़ाया है। उसके बाद में ये चैप्टर आता है कि मतलब आपको कैसे ये कंपनी को मतलब ऐसे दीवान ऑफ बंगाल इन्हें घोषित किया गया था और मतलब कैसे इन्हें क्या काम करें आगे, वो अपन ने देखे हैं। Over the years, the company also learned that it had moved with some caution. Being a alien power, it needed to pacify those who was in the past had the ruler of the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. मतलब ओवर द ईयर्स इतने सालों बाद कंपनी ये भी समझ रही थी कि मतलब उन्हें कैसे क्या चलाना है। उनके पास एक एलियन पावर थी कि मतलब उनको मतलब यहाँ पर कैसे रूल करना है पूरी कंट्री पर, कैसे अथॉरिटी, कैसे प्रेस्टीज मतलब जमानी है और जो लोकल पावर अथॉरिटी है उनको कैसे अपने कंट्रोल में रखना है कि वो उनका काम निकाल सके और उनको मतलब एलिमिनेटेड भी नहीं करना है और उनको अपने कंट्रोल में करना है। सारे यहाँ पर जितने भी मतलब अपन लोग थे तो अपन लोगों पे उनने इस तरीके से कब्जा कर रखा था, मतलब उस वक्त के जो लोग थे तो अपने पे मतलब कैसे कब्जा करना और कैसे अपने को कंट्रोल कर रखना है, क्या मतलब उनका काम भी चलता रहे, उनका व्यापार भी चलता रहे और अपन उनको कुछ ना बोले और कोई दिक्कत ना दे। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड। मतलब उनने कैसे कॉलोनाइज करा हमारी कंट्री पे, कैसे ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, जो रेवेन्यू रिसोर्सेज थे वो ऑर्गेनाइज करके और रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स। उनको क्रॉप्स के लिए, कल्टिवेटेड के लिए वो चाहा कि बस ये इनके यहाँ से हमको क्रॉप्स मिले और सारा सामान मिले जो हम अच्छे से यहाँ से चीप में खरीदें और वहाँ जाके बेचो और हमको बस अच्छे से अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए और हमको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए।
रेवेन्यू फॉर द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी क्या हो गई थी, अब तो दीवान हो गई थी, दीवान कहलाने लग गई थी। बट इट स्टिल सॉ इट सेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर, बट वो फिर भी अभी यहाँ पर राजा नहीं बनना चाहती थी, वो सिर्फ चाहती थी कि हमको यहाँ पर ट्रेड करना है, व्यापार करना, जो कि हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलना चाहिए, लार्ज रेवेन्यू इनकम हमको मिलनी चाहिए, और जो हमारा रेगुलर सिस्टम चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है, वो सब कलेक्शन हमारे पास आते रहना चाहिए, और हमारा रेवेन्यू है वो दिन पर दिन इंक्रीज़ होना चाहिए, जिससे हम क्या खरीद सकें, फाइन कॉटन खरीद सकें, सिल्क क्लॉथ खरीद सकें यहाँ पर से चीपली में, जितना हो सके मतलब उतने सस्ते से सस्ते दामों में खरीद सकें। ठीक है। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट द कंपनी इन बंगाल डबल्ड, 5 सालों में जो गुड्स की वैल्यू थी वो क्या हो गई थी, डबल हो गई थी। Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. पहले क्या करती थी कंपनी के मतलब ये सब सामान ले जाने के बदले क्या देती थी, गोल्ड और सिल्वर देती थी ब्रिटेन हमें। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब क्या होने लगा था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गई थी बंगाल से, सब मतलब बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गई थी और फिर गुड्स परचेस करने लगी थी, क्योंकि अब तो उनके पास इतने इतने पैसे हो ही गए थे कि वो मतलब पैसे दे के हमसे चीज़ें खरीद सके, इसलिए वो जितना कम, जितना चीप से चीप में ऐसा सामान हमसे खरीद सकते थे वो खरीदते थे हमारे देश से, और वहाँ पर उसको महंगे भाव में बेचते थे और अपना व्यापार चलाते थे। पहले वो गोल्ड और सिल्वर देकर ये सब काम करते थे, उसके बाद में अब उनके पास इतने पैसे हो गए थे कि वो बिल्कुल कम से कम पैसे देकर भी यहाँ से सामान ले जा सकते थे, उनको ये सब सोना चांदी देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सून इट वॉज क्लियर दैट बंगाल, और पहले वो सोना चांदी क्यों देते थे, क्योंकि उनके पास उनका इतना बिजनेस जमा नहीं था, तो वो पहले सोना चांदी दे के यहाँ से चीज़ें खरीदते थे। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were destroying villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. यहाँ से क्या करते थे, वो goods खरीदते थे और वहाँ पर क्या करते थे, low prices में मतलब यहाँ से लो प्राइजेस में खरीदते थे और वहाँ पर क्या करते थे, बहुत हाई प्राइजेस में बेचते थे। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम द पीजेंट्स, मतलब किसान, किसान बहुत मतलब पे नहीं कर पाते थे, वो जो उनसे यहाँ पर जो कर मांगते थे, मतलब जो टैक्स मांगते थे, पीजेंट्स यहाँ पर पे नहीं कर पाते थे इन लोगों को। आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शो साइन ऑफ कोलैप्स। तो क्या करते थे, वो कोलैप्स कर देते थे, मतलब पूरी ज़मीन भी उनकी हड़प लेते थे जो नहीं दे पाते थे। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन, फेमाइन मतलब फेमाइन मतलब होता है भूखमरी। 1770 तक तो इतनी भूखमरी आ गई थी कि 10 मिलियन लोग, 10 मिलियन लोग तो सिर्फ भूखमरी के कारण ही मर गए थे बंगाल के अंदर। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, 1/3 पॉपुलेशन वहाँ की क्या हो गई थी, वाइप्ड आउट हो चुकी थी। क्योंकि मतलब होता क्या था कि इनकी खुद की ज़मीन होती थी, जो इनकी खुद की ज़मीन है, मतलब जो पहले इनके दादा खेती करते थे, फिर इनके पापा, फिर उनके बेटे, और उनकी खुद की खेती पे उनको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था कि वो कुछ भी कमा नहीं पाते थे। जैसे एग्जाम्पल में उनने 100 रुपये कमाए और 80 रुपये उनको सिर्फ टैक्स ही देना पड़ जाता था। तो वो मतलब क्या कमाते थे, क्या खाते थे और क्या उनको देते थे, तो मतलब इतनी ज़्यादा भूखमरी आ गई थी 1770 में, तो इतना टेरिबल फेमाइन आ गया था कि 1/3 पॉपुलेशन जो बंगाल की थी वो मर चुकी थी। 10 मिलियन पीपल, लोग मर चुके थे भूखमरी के कारण। ये देखिए ऐसे व्यापार चलता था। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब उनने ये सोचा कि मतलब कैसे एग्रीकल्चर के जो नीड्स मतलब इम्प्रूव कैसे हम करें। ठीक है। तो ये देखिए चार्लेस कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर आया था यहाँ, तो ये कौन लेकर आया था, चार्लेस कॉर्नवालिस। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे कॉर्नवालिस क्या होता है, कॉर्न, कॉर्न मतलब होता है मक्की, और परमानेंट सेटलमेंट भी जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर आया था, तो चार्लेस कॉर्नवालिस लेकर आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन ruins, could the economy would certain the revenue income. Most probably, most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had been improved. मतलब बहुत सारी कंपनी जो थी वो क्या करती थी, इन्वेस्टमेंट करती थी लैंड के लिए, जिससे क्या हो, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके। हाउ वॉज दिस टू बी डन, पर ये कैसे हो सकता था। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। 2 decades बीत जाने के बाद में कंपनी क्या लाई थी, कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आई 1793 में।
By the terms of the settlement, the राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ज़मींदार्स। जो राजाज थे और जो तालुकदार्स थे वो क्या करते थे, रिकॉग्नाइज करते थे ज़मींदार्स को। मतलब जो ज़मींदार्स थे वो उनसे टैक्स मांगते थे, मतलब यहाँ के पीजेंट से और हमारे देश से। देवर आस्क टू कलेक्ट रेंट, ये क्या करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे पीजेंट से। ज़मींदार से रेंट कलेक्ट करते थे पीजेंट से एंड पे रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो ये सारा रेवेन्यू किसको देते थे, कंपनी को देते थे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्सड परमानेंटली, मतलब ये क्या करते थे, एक अमाउंट जो होता था वो पूरा फिक्स्ड कर दिया था इनने कि आपको ज़िंदगी भर मतलब हमेशा इतना ही अमाउंट देना है, इससे ज़्यादा भी नहीं देना और इससे कम भी नहीं देना। इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इवर अ फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर में कभी भी बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, आपको हमेशा इतना ही अमाउंट यहाँ पर पे करना होगा। तो मतलब वो पे क्यों कर, मतलब किस बात पे पे करते थे, खुद की ज़मीन पे खुद खेती करते थे और वो खेती का भी वो खुद करते थे और उसकी जो ज़मीन का टैक्स है ना वो भी वो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, क्योंकि इनने तो पूरी तरीके से अपने देश पे कब्जा ही कर लिया था। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में नहीं आती और इतना नहीं हड़पी होती तो हम कभी भी गुलाम नहीं बनते। ठीक है, तो इनने क्या करा था, फ्यूचर के लिए मतलब हमेशा यही टैक्स रहेगा ऐसा बोल दिया था। इट वॉज फेल्ट दैट टू बी इंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू इनटू द कंपनी कॉफर्स एंड डेट सेम टाइम इनकरेज द ज़मींदार। ज़मींदार्स क्या करते थे, इनसे रेंट पे करवाते थे। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट टू बी इंक्रीज, और हमें ये डिमांड कर दी थी उनने कि कभी भी आपका जो पैसे हैं, ये जो आप जो टैक्स दे रहे हैं वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। ठीक है, द ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैंड। इन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया था और इन लैंड की प्रोडक्शन भी इनने बहुत बढ़वा दी थी। द प्रॉब्लम, अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी परमानेंट सेटलमेंट में। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, जो परमानेंट सेटलमेंट था वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा। तो ये जैसा इनने मतलब ये एक रूल बनाया था, ठीक है ना, तो ये रूल कब बनाया था, 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट इनने रूल बनवाया था। उससे क्या हुआ था कि कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। अब उनने इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या होता, कोई लैंड में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था और कोई भी ज़मींदार मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं ले, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था मतलब उनके उसमें, और कोई भी मतलब कोई भी अपनी जैसे ज़मीन नहीं दे रहा था, कोई उनको इन्वेस्ट करने पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था और कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर की फील्ड में। द रेवेन्यू दैट हैड टू बी फिक्स्ड, अब उनने वो रेवेन्यू मतलब जो पैसे थे वो फिक्स तो कर देते पर वो इतने ज़्यादा थे कि ज़मींदार जो होते थे उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती थी वो पे करने में। मतलब कि 100 रुपये हैं तो उसमें से 80 रुपये तो टैक्स ही हो गया। तो इतना ज़्यादा वो टैक्स था, भले ही वो परमानेंट था कि ज़िंदगी भर नहीं बढ़ेगा, पर वो बहुत ज़्यादा टैक्स था। एनीवन हु फेल्ड इट टू पे रेवेन्यू, अब कोई भी फेल हो जाता था मतलब जो रेवेन्यू नहीं भर पाता था समय से तो उसको क्या करते थे, लॉस्ट इज ज़मींदारी, उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी आते आते द सिचुएशन चेंज होने लगी। द प्राइजेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपांडेड, जो कल्टिवेशन होने लगा वो स्लोली एक्सपांडेड होने लगा। दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ज़मींदार, इसके बाद में क्या हुआ कि जो ज़मींदार की इनकम थी वो इंक्रीज़ होने लगी बट नो गेन फॉर द कंपनी, पर कोई प्रॉफिट कोई गेन नहीं हो रहा था कंपनी को। इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड, क्योंकि रेवेन्यू जो डिमांड थी मतलब जो रेवेन्यू था मतलब वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था एंड हैड टू बी फिक्स्ड परमानेंटली, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा फिक्स्ड कर दिया था, मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने इतना ज़्यादा रेवेन्यू फिक्स कर दिया था कि उनको कोई मतलब गेन नहीं हो रहा था, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था कंपनी को। इवन देन द ज़मींदार्स डिड नॉट हैव अ इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, और वो कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे अपनी लैंड के मतलब कुछ भी करने के लिए, कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे ज़मींदार्स। सम हैड लॉस देयर लैंड्स, बहुत सारे लोगों ने अपनी लैंड्स लॉस भी कर दी थी क्योंकि वो इतना टैक्स नहीं भर पाए, तो उनको क्या हुआ, उनकी ज़मींदारी सब हड़प ली गई। अदर्स नाउ सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल ऑफ रिस्क एंड द इन्वेस्टमेंट। अब बहुत सारे लोग क्या करते थे कि रिस्क ले लेके इतना इन्वेस्टमेंट कर तो लेते थे पर उनको बहुत मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ रहती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। एज लॉन्ग एज द जमींदार्स कुड गिव आउट द लैंड ऑफ टेनार्ट्स एंड गेट रेंट एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, इसलिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे।
On the other hand, in the villages, the cultivator found in system extremely oppressive. The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. मतलब क्या था कि खुद की ही खेती पे एक तो वो इतना ज़्यादा टैक्स भी दे रहे थे और वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे कि अगर हमने टैक्स नहीं भरा तो मतलब हमारी ज़मींदारी हड़प ली जाएगी। कोई कोई तो क्या करते थे, रेंट पे भी मतलब जो उनने ले रखे थे, तो कोई कोई लोन लेकर भी वो मनी लेंडर से लोन लेकर भी वहाँ पर टैक्स भर रहे थे। फिर भी वो क्या हो रहा था, बहुत बार जो भी लोग पे नहीं कर पा रहे थे टैक्स, उनकी तो पूरी ज़मींदारी हड़प ली जाती थी। तो ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। और न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस, उसके बाद क्या हुआ, न्यू सिस्टम डिवाइस हुआ क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट तो चल नहीं पाया। कितनी दिक्कत कितनी प्रॉब्लम हो रही थी ज़मींदारों को। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड चेंज टू बी अगेन। उसके बाद में उनने क्या बोला कंपनी ने कि अब जो सिस्टम है वो नया सिस्टम आएगा, उसमें क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस आए। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड। जो उनने मतलब फिक्स्ड परमानेंटली वाला करवाया था वो नहीं चल पाया, तो उनने दूसरा सिस्टम यहाँ पर अप्रूव करवाया। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बंगाल के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में से प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ द एरिया, जो यूपी का एरिया था, जो इंग्लिश मैन थे वहाँ पर, जो हॉल्ट मैकेनाइज थे, इन न्यू सिस्टम वहाँ पर डिवाइस करवाया था जो 1882 में आया था। कौन थे, हॉल्ट मैकेनीज थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है कि मैकेनीज एम से और एम से ही महल है। तो जो मतलब ये वाला जो सिस्टम लेकर आए थे जो महल, तो आप ये याद रखना कि जो मैकेनीज था वो महलवारी सिस्टम लेकर आए थे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर आया था, कॉर्न कैन कॉर्न कैरलेवलीस लेकर आए थे, और जो महलवारी सिस्टम था वो मैकेनीज लेकर आए थे। एम और एम में तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसको कि महलवारी सिस्टम कौन लेकर आया था, मैकेनीज लेकर आए थे। ठीक है, ही 1822 में ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो कलेक्टर्स थे वो विलेज टू विलेज जाते थे, लैंड को इंस्पेक्टिंग करते थे, मेजर्स द फील्ड्स को मेज़र करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, सब रिकॉर्ड करते थे कस्टम्स को, राइट्स ऑफ डिफरेंटिंग ग्रुप्स बना बना के, मतलब अलग अलग जगह जा जा के और मेज़र करते थे फील्डों को। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village को क्या कहा जाता था, महल कहा जाता था, had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanent fixed. ये fixed नहीं था. The charge of collecting the revenue and paying to the company was given to the village headman. यहाँ पर कौन चार्ज कलेक्ट, मतलब जो भी रेंट होता था, जो भी मतलब कलेक्ट करना होता तो वो कौन कलेक्ट करता था, ज़मींदार कलेक्ट नहीं करते थे, विलेज हेडमैन कलेक्ट करते थे। ज़मींदार को हटा दिया गया था और उसके बाद में यहाँ पर कौन कलेक्ट करता था, विलेज हेडमैन कलेक्ट करते थे। और परमानेंट सेटलमेंट में कौन कलेक्ट करता था, रेंट सब जो भी वो ज़मींदार कलेक्ट करते थे। दिस सिस्टम कैम टू बी नोन एज महलवारी सेटलमेंट। इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया था, महलवारी सेटलमेंट। फिर द मुनरो सिस्टम भी आया था फिर। तो मुनरो सिस्टम क्या था, इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वॉज अ सिमिलर मूव अवे द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस टू नोन एज रियोतवार। उसके बाद में क्या आया था, रियोतवार सिस्टम आया था, रियोतवारी। इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल कैप्शन। इसने स्मॉल स्केल में मतलब ट्राई करा था, जिनका नाम था अलेक्जेंडर रीड। इन सम एरियाज वर टेकन ओवर द कंपनी। इनने बहुत सारे एरियाज़ पर मतलब ये वाला जो सिस्टम है वो चलाया भी था। कौन सा, रियोतवारी सिस्टम चलाया था अलेक्जेंडर रीड ने बहुत सारे एरियाज़ पे। आफ्टर द वार्स होने के बाद में विद टीपू सुल्तान। ठीक है, तो जो बहुत सारी वार्स हो गई थी टीपू सुल्तान के होने के बाद में, टीपू सुल्तान की वार सब होने के बाद में उनने ये रियोतवारी सिस्टम चलाया था। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। किसने डेवलप करा था ये, थॉमस मुनरो ने। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में मतलब पूरे में एक्सटेंडेड ये वाला सिस्टम हो रहा था। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। रीड और मुनरो मतलब जो साउथ में थे वहाँ पर कोई भी ट्रेडिशनल मतलब ज़मींदार नहीं थे। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डिफ़िकल्टी विद द कल्टिवेटर्स।
कल्टिवेट रियोट्स हु हैड टू, रियोट्स मतलब क्या होता है, हु हैड टू टिल द लैंड ऑफ जनरेशन, मतलब जो वहाँ पर बहुत टाइम से जो मतलब खेती कर रहा है, जो वहाँ पर जिनकी जनरेशन चलती जा रही है और जो वहाँ पर खेती कर रहा है बहुत टाइम से, उनको क्या कहा जाता था, रियोट्स कहा जाता था. देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुल एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट. मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड act as patron father figures, protect the riots under the charge. All was not well. Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well them. मतलब इसके बाद में भी क्या होता, न्यू सिस्टम लाया गया था और ये उन्हें समझ में आ गया था कि ये भी सही ढंग से नहीं चल रहा है, सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है सिस्टम. ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशल्स फिक्स्ड टू हाई रेवेन्यू डिमांड. इनकी जो डिमांड थी रेवेन्यू की वो बहुत हाई, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. एंड द इनकम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड पीजेंट्स वर अनेबल टू पे. पीजेंट्स इसे क्या कर रहे थे, पे नहीं कर पा रहे थे. रियोट्स फ्लाइट द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स. मतलब बहुत सारी जगह क्या हो गया था, डेजर्टेड हो गया था, मतलब बहुत सारी जगह तो पे कर नहीं पा रहे थे, तो ज़मीनें हड़प भी ली गई थी और बहुत सारी जगह तो मतलब गांव के गांव पूरे उन लोगों ने खाली कर दिए थे. मतलब जो ये रियोतवारी सिस्टम आया था ना, इसकी वजह से तो मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ दे रहा था सिस्टम के, बहुत सारे गांव के गांव भी पूरे खाली हो गए थे. मतलब किसानों के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इनको दे सके, तो उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो मतलब पूरे के पूरे गांव खाली कर दिए थे. ऑप्टिमाइजिंग ऑफिशियल्स हैज इमेजिन्ड द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स, बट डिड नॉट हैपन. मतलब इन लोगों ने क्या सोचा था कि हम फार्मर्स को मतलब फार्मर्स से अच्छा पैसा ले लेंगे और एंटरप्राइज अच्छे से करेंगे, बट ये चीज़ नहीं हो सकी, नहीं हो पाया है सब कुछ. ठीक है, तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी. एक तो परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा जो कॉर्नवालिस लेकर आया था. फिर हमने सेकंड क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने परमानेंट सिस्टम पढ़ा है. एक मिनट अपन देख लेते हैं. फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा है, परमानेंट सिस्टम पढ़ा है. सेकंड अपन ने महलवारी सिस्टम पढ़ा है जो कौन, मैकेनिज लेकर आए थे. फिर अपन ने मुनरो सिस्टम पढ़ा है जिसकी वजह से तो पूरे के पूरे गांव खाली होने लग गए थे. अब ये जो तीन सिस्टम थे ये सब हमने पढ़ा. अब उसके बाद में क्या आया, क्रॉप्स फॉर यूरोप, है ना. तो ये जो अपन ने तीन सिस्टम पढ़े थोड़ा सा अलग हुआ, और ये जो थोड़ा पैराग्राफ हुआ ये थोड़ा सा अलग हुआ. ठीक है, तो पहले अपन ने तीन सिस्टम पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops Europe required. By the late of 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. Opium मतलब क्या होता है, जैसे उन्होंने अफीम की और इनकी फसल उगाने लगे. In the century and half that followed, the British persuaded or forced cultivators, मतलब जो ब्रिटिश थे वो इन्हें बहुत फोर्स करने लगे कल्टिवेटर्स को. ठीक है, कि तुम इसकी मतलब खेती उगाओ और कल्टीवेशन करो ओपियम का और इंडिगो का, है ना. उसके बाद में क्या हुआ, फोर्स करने लगे बहुत सारे पार्ट्स में टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स. मतलब जूट इन बंगाल, जूट कहाँ थी, बंगाल में. और टी इन आसाम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब उत्तर प्रदेश में. वीट कहाँ पर थी, पंजाब में. कॉटन महाराष्ट्र में. और पंजाब में राइस मद्रास में. हाउ वॉज इज डन, द ब्रिटिश यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपांड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. जो ब्रिटिश थे वो अलग अलग वेराइटीज़ लेकर आए, अलग अलग मेथड्स लेकर आए कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स का एक्सपांड करने के लिए, मतलब ये क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए, खेती बढ़ाने के लिए. एंड देन नीडेड, लेट अस टेक अ क्लोजर लुक द स्टोरी वन सच अ क्रॉप एंड वन सच अ प्रोडक्शन. ये देखिए इस तरीके से कलमकारी प्रिंट है ये, जो हाथ से करी जाती थी. मतलब कितनी सुंदर लग रही है. और जैसे जो ये मॉरिस कॉटन प्रिंट है ये 19th सेंचुरी में हुई थी. डस कलर हैव अ हिस्ट्री. आपने जो फिगर 5 और 5-6 में देखा है, जो टू इमेजेस देखी कॉटन प्रिंट्स की, द इमेजेस ऑफ लेफ्ट 5 फिगर 5.1 शोज अ कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश ऑफ इंडिया. ये कहाँ पर होती थी, आंध्र प्रदेश में होती थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलमकारी प्रिंट कहाँ पर होती थी, तो आंध्र प्रदेश में होती थी. ठीक है, ऑन द राइट इज अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस. ये जो आपने मॉरिस कॉटन देखा है ये पर कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होता था, विलियम मॉरिस ने प्रोड्यूस किया था. ठीक है, प्रिंट कॉटन प्रिंट डिज़ाइन है जो. अ फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th century ब्रिटेन, दिस इज वन ऑफ दिस कॉमन इन द टू प्रिंट्स. बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर
ये दोनों क्या है, रिच ब्लू कलर के हैं, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, इन्हें हम क्या इंडिगो भी बोल सकते हैं। द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। जो ये ब्लू कलर है जो आप इन प्रिंट्स में देख रहे हो, ये कौन से प्लांट से आया है, इंडिगो से आया है। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन मॉरिस प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी, ये बहुत पसंद आया था मतलब लोगों को। और ये जो ब्लू डाई जो मॉरिस प्रिंट्स है ये 19th सेंचुरी में ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, इंडिगो से हुआ है, इंडिगो प्लांट से हुआ है, कल्टिवेटेड इन इंडिया, जिसका कल्टिवेटेड कहाँ था, इंडिया में था। फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो, इंडिया क्या था, बहुत बड़ा सप्लायर बन चुका था जब तक इंडिगो का इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, उस वक्त पे, ठीक है। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, क्यों इतनी डिमांड थी इंडियन इंडिगो की। द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरी इन द ट्रॉपिक्स। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज बाय क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ। मतलब इतनी जगह ये फैलने लगा, इंडिगो इतना ज़्यादा चलने लगा। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट, बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरोपियन मार्केट में ये बचा था। एंड इस प्राइस वॉज वेरी हाई, इसके जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स देयर हैड टू बी डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड। अब क्या सोच रहे थे यूरोपियन के, हम हमारा क्लोथ मैन्युफैक्चर किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड करे, तो वो क्या बोल रहे थे, उस प्लांट को वुड बोल रहे थे। टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज, जो वायलेट और ब्लू कलर की डाई बनाता था। बींग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन्स वोड वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। अब जो वोड था वो बहुत इजीली तरीके से अवेलेबल हो रहा था यूरोप के अंदर। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्थन इटली, है अब कहाँ पर ग्रोन हो रहा था, नॉर्थ इटली में हो रहा था, ठीक है, नॉर्थ इटली में। साउथर्न फ्रांस एंड इट्स पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, साउथर्न फ्रांस में और उसके पार्ट्स जर्मनी में भी और ब्रिटेन में भी। वरीड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, वोट प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। अब इन लोगों ने क्या बोला कि जो इंडिगो आ रहा है मतलब उसको यहाँ पर बैन कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, और वोट वाला, वोट मतलब जो वायलेट और ब्लू डाइस का है ये चलाया जाए। क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रीफर्ड इंडिगो ऐसा डाई, इंडिगो क्या है, इंडिगो ऐसा डाई, इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर। अब इंडिगो का कलर क्या बहुत सुंदर था और वो बिल्कुल रिच ब्लू कलर का था और बहुत अच्छा भी दिखता था। वेयर इज द डाई फ्रॉम वोट वॉज पेल एंड डल, और जो उसी जगह पर हम वोट को देखते थे तो उसका कलर क्या था, पेल और डल था, मतलब इतना अच्छा नहीं दिखता था। By the 17th century, European cloth producers persuaded that government to relax the ban at indigo import। 17th सेंचुरी आता है यूरोपियन ने बिल्कुल क्या बोला क्लोथ प्रोड्यूसर्स को कि गवर्नमेंट बिल्कुल इस पर बैन कर दे, इंडिगो इंपोर्ट ना करें। The French began cultivating indigo in Saint Domingue at Caribbean islands, the Portuguese of Brazil, the English of Jamaica, and the Spanish of Venezuela. Indigo plantation also came up in many parts of North America. Indigo plantations क्या था, बहुत सारी जगह आने लगा था, many parts of North America में बहुत फैल गया था, है ना। तो इसका कलर भी बहुत सुंदर था और इसके आगे वायलेट और वो मतलब जो कलर था वोड, वो मतलब बहुत डल और बहुत पेल लगता था, मतलब सही नहीं लगता था और मतलब बहुत डल कलर था वो। बाय द इसीलिए वो लोग क्या कह रहे थे कि इसको यहाँ पर मतलब इजीली अवेलेबल हो रहा है तो इसको यहाँ पर हम करें, और जो इंडिगो है जो इतना अच्छा है कलर उसे बैन कर दिया जाए। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंड आते आते द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। Britain began to industrialize and cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing suppliers, the West Indies and America, collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half। 1783 से 1789 के बीच आते आते जो इंडिगो का प्रोडक्शन था वो बहुत मतलब हाफ वर्ल्ड में फैल चुका था। क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर द न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। मतलब इंडिगो का सप्लाई भी बहुत चलने लगा था और जो मतलब ब्रिटेन के जो लोग थे वो इंडस्ट्रीज एंड कॉटन प्रोडक्शन जो था वो एक्सपांडेड तो हो रहा था, बट मतलब ये 1783 से 1789 आता था जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो वर्ल्ड में फैल बाय हाफ, मतलब हाफ तरीक मतलब पूरे वर्ल्ड का आप हाफ हिस्सा मान लो, इतना ज़्यादा फैल चुका था इंडिगो का सप्लाई, ठीक है। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप। मतलब वो क्या देख रहे थे कि
यूरोप के अंदर इसकी इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा है। द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपांड द एरिया ऑफ अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। अब कंपनी क्या सोच रही थी कि हम इंडिया के उस मतलब उस एरिया पे एक्सपांड करें, उस एरिया पे कब्जा करें जहाँ पर इंडिगो का कल्टीवेशन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर From the last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly. इंडिगो का कल्टीवेशन बंगाल में भी एक्सपांड होने लगा था रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट इन 1788. ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो imported into ब्रिटेन वॉज फ्रॉम इंडिया। मतलब 1788 आते आते 30% इंडिगो जो इम्पोर्ट हो रहा था, मतलब इंडिगो ब्रिटेन में वॉज फ्रॉम इंडिया से। ठीक है, बाय 1810 द प्रपोर्शन हैड गोन अप टू 95%। 1810 आते आते 95% ये इंडिगो यहाँ से बिकने लगा था और फैलने लगा था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing of indigo production. बहुत सारे लोगों ने अपना व्यापार छोड़ दिया था, मतलब, और वो इंडिगो कल्टीवेशन की कंपनी में आने लगे तो यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करने लगे थे, जिससे और इंडिगो का प्रोडक्शन बहुत बढ़ने भी लगा था। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब्स। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो इंडिगो के बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे थे और इससे अट्रैक्ट होने लगे थे क्योंकि इससे बहुत प्रॉफिट हो रहा था। स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन क्या थे, वो इंडिया में आए और उन्हें प्लांटर्स भी लगाए। प्लांटर्स मतलब ये होता है जो उनके प्राइवेट्स लोग होते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट के नहीं होते पर उनके जो प्राइवेट होते हैं उन्हें हम प्लांटर्स बोलते हैं कंपनी के। दैट हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स। मतलब जिनके पास मनी नहीं था इंडिगो के प्रोडक्शन में लगाने के लिए, उन्होंने लोन भी लिए थे कंपनी से, बैंक से उस टाइम पर। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? देयर वॉज टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, नीच एंड रियोती। विद इन द सिस्टम नीच कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड। मतलब जो ये प्लांटर थे, ये जो इंडिगो प्रोड्यूस कर रहे थे जिस लैंड पर, वो उनने क्या करा था, उस पर डायरेक्टली वो कंट्रोल करने लगे थे। ये आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स। और जो बहुत सारे लोग थे उनने क्या करी थी, लैंड जो ज़मीन मतलब है वो रेंट पर भी ली थी दूसरे ज़मींदारों से। एंड प्रोड्यूस इंडिगो, और इंडिगो का कल्टीवेशन और फैलाने लगे थे। ठीक है, द प्रॉब्लम विथ नीच कल्टीवेशन। प्रॉब्लम क्या थी नीच कल्टीवेशन में, अपन देखते हैं। मतलब ये दो तरीके से, मतलब इसका जो कल्टीवेटेड होता था एक नीच से होता था और एक ग्रोथी से होता था, दो मेन सिस्टम थे। तो नीच सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी? द प्रॉब्लम विथ नीच कल्टीवेशन, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपांड द एरिया अंडर द नीच कल्टीवेशन। जो प्लांटर्स थे उनको बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, मतलब एक्सपांड, मतलब जो एरिया है वो एक्सपांड करने में नीच कल्टीवेशन में। इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स। इंडिगो क्या था, वो कल्टीवेटेड सिर्फ फर्टाइल लैंड्स पे ही होता था। एंड दिस वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड टू लैंडस्केप could be acquired. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. Planters क्या कर रहे थे, बहुत large areas मतलब ब्लॉक कर रहे थे कल्टीवेशन, इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए और प्लांटेशंस के लिए। दे अटेम्प्टेड टू लीज, मतलब लीज मतलब क्या होता है, किराए पर लेना, मतलब बहुत टाइम के लिए। तो इनने जो लैंड थी वो इंडिगो के लिए बहुत टाइम के लिए लीज पे ले ली थी, मतलब फैक्ट्रीज भी, और जो पीजेंट्स थे मतलब वो भी इस एरिया को मतलब लीज पर ले रहे थे। बट दिस ऑलवेज लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। उस टाइम क्या होने लगा था, कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगा था, है ना। नॉर क्यों होने लगा था, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, अपनी ज़मीनों पर मतलब हक जता रहे थे वहाँ से आके, और हमारी सारी चीज़ों को मतलब बेकार बता रहे थे और बैन करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे। Now was labor easy to mobilize? A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at the time when peasants were usually busy with other rice cultivation. मतलब जो peasants थे वो क्या करते थे उस वक्त में, राइस कल्टीवेशन के जो कल्टीवेशन में थे, मतलब उसमें बहुत बिजी थे। नीच कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लग्स एंड बर्लक्स। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स। मतलब 1 बीघा कल्टीवेशन करने के लिए, 1 बीघा ज़मीन खरीदने के लिए कितनी रिक्वायर चाहिए थी, 2 प्लग्स चाहिए होते थे, मतलब 2 बीघा चाहिए होते थे। दिस मीन दैट अ प्लांटर विथ
1000 बीघा वुड नीड 2000 प्लग्स। मतलब अगर 1000 बीघा का कल्टीवेशन करना है तो 2000 प्लग्स चाहिए होते थे। मतलब इतनी जगह चाहिए होती थी। इन्वेस्टिंग ऑन अ परचेस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग्स वाज अ बिग प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी कि मतलब 1000 बीघा के लिए उन्हें 2000 प्लग्स चाहिए रहते थे। बीघा मतलब होता है अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। लैंड की जो यूनिट हम मेज़र करते हैं उसे हम बीघा के उसमें मेज़र करते हैं। Nor could supplies be easily got from the peasants since their plugs and bullocks were busy on the rice fields। अब जो bullocks थे plugs थे वो सब कहाँ पर बिजी थे? राइस फील्ड्स में बिजी थे। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area of niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system, the rest under an alternative mode of cultivation, the Rioti system. Indigo on the land of Riots. Under the Rioti system, the planter forced the Riots to sign the contract and agreement, मतलब सत्ता, at the times that persuade the village headmen, जो मतलब विलेज के हेडमैन थे। और ये सब क्या करते थे, मतलब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करवाने लगे थे। मतलब जो एग्रीमेंट को सत्ता बोलते थे उस टाइम पर। बिहाफ ऑफ द रियोट्स, दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था तो उसको क्या करते थे, ये एडवांस पूरा कैश भी दे देते थे फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। लो रेट्स में मतलब लो इंटरेस्ट में ज़मीन खरीद लेते थे और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते थे, इंडिगो प्रोड्यूस करते थे। बट द लोन कमिटेड द रियोट ऑफ टू कल्टिवेटिंग इंडिगो on list of 25% of the area under his holding। the planter provided the seed and the drill। जो planters थे वो क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे seed and drill। drill मतलब खोदना, है ना। while the cultivators prepared the soil। अभी क्या होने लगा था, जो cultivators थे वो प्रिपेयर करते थे soil, sow the seed मतलब बीज बोने के लिए, look after the crop। इस तरीके से देखिए पिक्चर में। वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल। इस तरीके से हार्वेस्टिंग की जाती थी। हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड? एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स, पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन 1863। When the crops was delivered to the planter, जो crops थी वो डिलीवर्ड हो जाती थी प्लांटर को हार्वेस्टिंग के बाद में। अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द रियॉट। वो फिर न्यू लोन गिवन करते थे रियॉट को। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। फिर ऐसी साइकिल बार बार चलती रहती थी। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्पटेड बाय द लोन्स, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो बहुत लोन लेते थे। रियलाइज्ड हाउ हार्श द सिस्टम वॉज। मतलब वो बहुत बार लोन लेते थे और मतलब द प्राइस गॉट इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड अ वेरी लो। अब उसके बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा था, जो मतलब इंडिगो का प्राइस था ना वो बहुत लो होने लगा था। एंड द साइकिल्स ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। और जो लोन की साइकिल्स थी वो तो एंड ही नहीं हो रही थी। तो पीजेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। प्लांटर्स यूजुअली इंस्टिटेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड टू बेस्ट सॉइल्स इन विच पीजेंट्स प्रीफर टू कल्टिवेट राइस। मतलब ये क्या कर रहे थे, इंडिगो का कल्टिवेशन कर रहे थे बेस्ट सॉइल्स में। और जो पीजेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, प्रीफर्ड कर रहे थे कल्टिवेट राइस को। इंडिगो moreover had deep roots and exhausted the soil rapidly। after the indigo harvesting the land could not be sown with rice। अब इंडिगो के हार्वेस्टिंग के बाद में जो लैंड थी वो राइस को सोन नहीं कर रही थी, मतलब उगा नहीं रही थी राइस की कल्टीवेशन को। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। In March 1859, thousands of riots in Bengal refused to grow indigo। मतलब थाउजेंड ऑफ रियोट्स थे जो बंगाल में, वो रिफ्यूज़ कर रहे थे इंडिगो का, मतलब रिफ्यूज़ हो रहा था इंडिगो ग्रो करने के लिए, मना कर रहे थे। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जब ये रिबेलियन जो थे वो फैलने लगे थे, रियोट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स। रियोट्स जो वो रिफ्यूज़ कर रहे थे, रेंट्स भी पे नहीं कर रहे थे प्लांटर्स को। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, और अटैक्ड होने लगा था इंडिगो फैक्ट्रीज में। आर्म्ड विथ सॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, बॉज एंड अरोस, वुमेन टर्न्ड अप टू फाइट विथ पॉट्स, पैन्स एंड किचन। सब चीज़ों के लिए फाइट होने लगी थी। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकटेड। प्लांटर्स को मतलब सोशली बॉयकट कर दिया गया था। एंड गोमांसास एजेंट्स जो थे प्लांटर्स के, हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन। अब वो क्या कर रहे थे, रेंट कलेक्ट कर रहे थे, बीटन मतलब मार भी रहे थे। रियोट सॉर वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू इंडिगो नॉट टू बी बलिड बाय द प्लांटर्स। लाठियाँ भी मतलब चला रहे थे कि जो रेंट नहीं पे कर रहा था उनको लाठियों से भी मार रहे थे।
In 1859, the Indigo Riots felt that had to be support of the local zamindars and village headmen and rebellion against the planters. ये सब क्या थे, सब साथ खड़े थे, जो लोकल जमींदार थे, जो विलेज हेडमैन थे, ये सब क्या थे, अगेंस्ट थे प्लांटर्स के. इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये सबको फोर्स कर रहे थे इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. ठीक है, विलेजेस के हेडमैन को और सबको. मोबाइलाइज द इंडिगो पीजेंट्स एंड फाउट पीस्ड बैटल्स एंड with the lathials. In other places, even the zamindars went around villages during and routes to be resist the planters. These zamindars were unhappy with increasing the power of planters. अब क्या थे, जमींदार बहुत अनहैप्पी थे, मतलब उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका क्या पावर इंक्रीज होता जा रहा था प्लांटर्स का. एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स, बहुत अपना फोर्स चला रहे थे, बहुत ज़बरदस्ती कर रहे थे, मतलब वो सारी चीज़ों के लिए, लैंड के लिए यहाँ पर. द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स. इनने बहुत स्ट्रगल करा प्लांटर्स के लिए, प्लांटर्स के अगेंस्ट में. आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट के बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वॉज पर्टिकुलरली वरीड, बहुत वरीड थी वो अबाउट द पॉसिबिलिटी टू अनदर पॉपुलेशन रिबेलियन. When the news spread of simmering revolt of the Indigo district, ये न्यूज़ के बहुत जगह रिवॉल्ट होने लगी थी, सिमरिंग रिवॉल्ट होने लगी थी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट की. एंड द लिeutenant गवर्नर toured the region in the winter of 1859. The riot saw the tour as the sign of government sympathy for their plight. When in बरसात आते आते the magistrate Ashley Eden issued a noticing stating, मतलब इन लोगों ने ये सब मतलब बातें फैला दी थी कि जो एशले ईडन है उन्हें नोटिस किया है कि जो रियोट्स है वो पूरी तरीके से मतलब बंद कर दिया जाए और इनके कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया जाए. तो जो मतलब ये वो ये फैला रहे थे कि ये सारी चीज़ें किसने बोली, क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर कर दी है कि इंडिगो को अब नहीं उगाया जाएगा. एडन वॉज ट्राइंग, मतलब यही ट्राइंग कर रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि सरकार हमारे साथ है और ये बात कैसे भी करके बस दब जाए और ये बात नहीं होगी और किसानों को लगे कि हमारे साथ में हमारी सरकार है. तो मतलब वो किसान बहुत खुश होने लगे थे और मतलब वो ये सोच रहे थे कि मतलब बहुत सही हो रहा है कि सरकार हमारा साथ दे रही है. बट ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ ये बात दबाने के लिए कर रहे थे, पीजेंट्स को और इन सबको कंट्रोल में करने के लिए कर रहे थे. एज द रिबेलियन स्प्रेड्स, intellectual from Calcutta rushed to the Indigo districts. They wrote of the misery of the riots, the tyranny of the planters, and horrors of the Indigo system. Worried by this rebellion, the government brought the military to protect. जो गवर्नमेंट थी वो ब्रॉड मतलब मंगवा रही थी, जो मिलिट्री मंगवा रही थी प्रोटेक्ट के लिए, फ्रॉम प्रोटेक्ट द प्लांटर्स से प्रोटेक्ट होने के लिए. एंड सेटअप द इंडिगो कमीशन बिठाई गई थी इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन. की वजह से द कमीशन हेल्ड अप द प्लांटर्स गिल्टी, उन लोगों ने प्लांटर्स की गलती बताई थी. पर ये सब क्या कर रहे थे, वो सिर्फ मतलब बता रहे थे कि पीजेंट्स को लगे कि ये सब हमारे फेवर में हो रहा है और उसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने लगे. इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर राइट्स, मतलब वो डिक्लेयर कर रहे थे जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है. द कमीशन आस्क्ड द राइट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो सब इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मान जाए, बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, और ये हमेशा के लिए रिफ्यूज़ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए इंडिगो को फ्यूचर में उगाने के लिए. यही पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा. आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, मतलब पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हो गया बंगाल में. बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन इन बिहार. अब क्या प्लांटर कहाँ पर शिफ्टेड हो गए थे, बिहार में शिफ्ट हो गए थे. विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइस इन द late 19th century, their business was severely affected, but yet managed to expand production. When महात्मा गांधी returned from South Africa, महात्मा गांधी रिटर्न हुए मतलब आए साउथ अफ्रीका से. अब पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुएड है, उन्हें क्या करा, पूरा चंपारण जो पूरा विजिट करा इंडिगो कल्टीवेटर्स, मतलब इंडिगो कल्टीवेटर्स का. और महात्मा गांधी क्या हुआ, विजिट हुए 1970 में कि बिगिनिंग में चंपारण मूवमेंट में, और उन्हें मतलब पूरे इस चीज़ के अगेंस्ट थे वो इंडिगो प्लांटर्स के. यही पढ़ा है हमने पूरे चैप्टर में. ठीक है, थैंक यू क्लास.